हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जिसमें हम लोग काफी चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो अभी बहुमूल्य चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तो हम भरपूर चर्चा कर चुके हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम पिछले वीडियो तक एसिडिक नेचर के बारे में जान चुके हैं कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिडिक क्यों होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स की श्रेणी में इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ एसिड क्यों बोला जाता है और क्या इसकी एसिडिटी को कम और ज्यादा किया जा सकता है, मतलब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी चीजें हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्टिविटीज क्या होती हैं, या यह कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके की रिएक्शंस दिखाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किन चीजों के साथ वो रिएक्ट हो सकता है और किन चीजों के साथ वो रिएक्ट नहीं हो सकता, इसकी चर्चा करेंगे अब हम अपने इस वीडियो में। तो आइए शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो विल गोइंग टू स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी और इसमें कई ऐसी रिएक्शंस होंगी जो हो सकता है आपने 10th क्लास में भी इनफैक्ट पढ़ी हो, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होंगी, लेकिन उन्हीं रिएक्शंस को हम प्रॉपर डिटेल में जाकर इस बार पढ़ेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उन रिएक्शंस का, उनके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या केमिकल रिएक्टिविटीज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आइए शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे जब मैं आता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको 4 तरीके की रिएक्शंस दिखा सकते हैं, मतलब ये 4 टाइप की रिएक्शंस है। अब इनके अंदर और भी कई रिएक्शंस आएंगी, लेकिन बेसिकली ये 4 टाइप की रिएक्शंस है जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेगी। 4 टाइप। कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। पहले हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा हो। बोले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा हो, मतलब यह है कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं तो इट इज RC डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O एंड H। आपका ये पूरा मॉलिक्यूल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें ये जो R ग्रुप होता है ये तो एल्काइल ग्रुप होता है, तो अपन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। इस R के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कुछ भी लग सकता है, लेकिन इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो पहले मुद्दा यह है कि यहां पर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं और उनके बीच में यहां पर आपको एक बॉन्ड भी दिख रहा है बनता हुआ। तो आप पहले उन रिएक्शन की बात करोगे जिसमें यह वाला बॉन्ड तोड़ा जाएगा, जिसमें यह वाला बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड टूट रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन पर आएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब तक नहीं टूटा है तब तक तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक बार टूट गया तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोल देता हूं चलो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पर आएगा एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, मतलब आप इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन को एज अ पॉजिटिव चार्ज जाते हुए देखोगे और ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आते हुए देखोगे। और अगर यह बॉन्ड टूटा और H+ निकला तो हम यह भी कह सकते हैं कि इन रिएक्शंस में हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। तो मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि हम वो रिएक्शंस देखेंगे इस वाले टाइप में जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। और हाइड्रोनियम आयन जब किसी भी सब्सटेंस से निकलता है तो अर्हेनियस साहब ने क्लियर कहा था कि ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड बोल देंगे। मतलब आप इस टाइप में, इस रिएक्शन के टाइप में आप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी वाली रिएक्शंस देखोगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। समझ पड़ी मेरी बात? जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। आप वो सारी रिएक्शंस इस वाले टाइप में पढ़ने वाले हो, तो इट मींस इट विल शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो वैसे तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, ये तो हमने बात पिछले वीडियो में काफी डिटेल में कर ली थी, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। वो जो रिएक्शंस होगी जिसमें वो बिहेवियर दिखाएगा, वो सारी रिएक्शंस हम लोग इस वाले टाइप में पढ़ेंगे जो हमारा सबसे पहला टाइप होगा। तो ये रिएक्शंस में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई जाएगा और O और H के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ दिखाया जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर सामने प्रकट किया जाएगा, सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और एसिडिक बिहेवियर जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता है उस वजह से वो कौन कौन सी चीजों से रिएक्ट कर सकता है, वो सारी रिएक्शन की बात हम इस वीडियो में करेंगे, इस वाले टॉपिक में करेंगे।
तो ये होगा पहला टाइप। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरे टाइप में वी हैव अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स अ क्लीवेज ऑफ सी एंड OH बॉन्ड। अब यहां पर जो क्लीवेज होगा वो किसका होगा? सी और OH के बॉन्ड का। मतलब यहां पर कार्बन और हाइड्रोक्सी के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो अगर मैं इसी की बात यहां पर करूं, जैसे मैं फिर से एक मॉलिक्यूल बनाऊं, and that will be R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O and H। तो अब एक काम करते हैं, O और H को एक साथ लिख लेते हैं। तो दिस विल बी O and H। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको सेकेंड टाइप में कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है? जिसमें आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। तो ये वाला बॉन्ड जिन रिएक्शंस में टूटेगा वो सारी रिएक्शंस आपके सामने लिखी जाएंगी। कई ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पहले टूट जाता है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दिस कार्बन विल बिहेव लाइक अ कार्बोकेटायन। So this carbon will definitely going to behave as a carbocation। तो कोई भी नेगेटिव स्पीशी इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक कर लेगी। तो वो रिएक्शंस जो होंगी वो आप सेकेंड टाइप में देखोगे, जिसमें किसका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा जाएगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। फिर आपको आगे रिएक्शंस हम लोग वहां पर ही बताएंगे जब सेकेंड टाइप पर आएंगे। बट ये हो गई सेकेंड टाइप की रिएक्शंस, सी और OH का। अब ये मत सोचना कि सर OH माइनस निकल रहा है तो आप क्या बोल सकते हो उसको बेस है। बेस नहीं है ये। वो रिएक्शंस जो किसी मीडियम में होती हैं वो मजबूर करती है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने में। और अगर OH माइनस निकल रहा है तो तुम ये मत सोचना कि अरेनियस साहब ने कहा था जिस किसी से भी OH माइनस निकले वो बेस होगा। ये बेस नहीं है। लेकिन वहां जो मीडियम है या जो भी रिएजेंट जिससे वो रिएक्ट करेगा वो उसका ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। इस वजह से वो ये रिएक्शन जरूर दिखा सकता है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है वो एसिडिक नेचर ही और एसिडिक नेचर ही रहेगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा सेकेंड टाइप में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा सेकेंड टाइप में। फिर आता है तीसरा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। ये तीसरा टाइप की रिएक्शंस हो गई। पूरा COOH का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। पूरा COH का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा का मतलब R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H। अब आपका ये पूरा मॉलिक्यूल जो होगा, ये वाला मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। मतलब सब यहां पर कुछ रिएक्शंस होगी और इस मॉलिक्यूल को बदला जाएगा थर्ड टाइप में, क्योंकि इसमें आपका पूरा COOH ग्रुप को इन्वॉल्व करने की बात की गई है। मतलब अब पूरा COOH ग्रुप उठेगा और वो अपने आप को बदल देगा। अब COH यहां पर है क्या? इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सी पार्ट है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन कार्बोक्सी पार्ट है जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर वो इंपार्ट कर रहा है। तो अगर यही बदल गया तो आप ये कह सकते हो कि पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल गया। मतलब अब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा ही नहीं। और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट होगा। किस तरीके से कन्वर्ट होगा, क्या रिएक्शंस होंगी, वो तीसरे टाइप में पढ़ी जाएगी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप में। इस तीसरे टाइप में वो रिएक्शंस को पढ़ा जाएगा। एंड देन एट लास्ट जो फोर्थ टाइप है साहब वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट बोले तो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H। अब इस R पार्ट को आप इन्वॉल्व कर लोगे, दिस R पार्ट विल गेट इन्वॉल्व। ये R क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप बोले तो ये बेसिकली आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। ये आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। मतलब यहां पर कार्बन होंगे और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें ये COH इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जो COH यहां पर बना हुआ है ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये R इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोकार्बन का पार्ट। और इस R के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन को उठाकर कोई दूसरा आइटम सब्स्टिट्यूट कर दिया।
जैसे हाइड्रोजन को उठाकर कोई दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो ये R जो होता है ये CH3 होता, थोड़ी देर के लिए मान लो ये R क्या होता आपका CH3 होता, तो अगर ये CH3 है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन की जगह हमने 3 क्लोरीन डाल दिए, 3 ब्रोमीन डाल दिया, आयोडीन डाल दिया, कोई भी हैलोजन डाल दिया, तो हम कहेंगे कि हमने यहां सब्स्टिट्यूशन कर दिया हाइड्रोकार्बन पार्ट का। तो COH पे कोई आंच नहीं आएगी इन रिएक्शंस में, यहां जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है R पार्ट जो है उस R पार्ट को इन्वॉल्व करेंगे और उसके अंदर चेंजेस करेंगे, एंड मोर और लेस इट विल बी अ सब्स्टिट्यूशन डन देयर। तो इस R पार्ट पे अपन जो करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये रिएक्शंस जो होंगी ये 4th टाइप में जाएंगी। मतलब हमने पूरी तरीके से भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड को कहीं छोड़ा नहीं, हमने हर वो रिएक्शन देख ली जहां पर हर एटम, लगभग हर एटम इन्वॉल्व हो रहा है। यहां पर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे पहले तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पहले टाइप में, फिर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ रहे हैं दूसरे टाइप में, फिर तीसरे टाइप में पूरा COH का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। फिर हमने कहा ये R को क्यों छोड़े, तो चौथे टाइप में हम इस R की भी बात कर लेंगे, ये चौथा टाइप होगा। तो पूरी तरीके से हमने हर एटम को इन्वॉल्व करा है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस में, और ये जो चारों कैटेगरीज बनाई गई हैं रिएक्शंस की, ये सुनिश्चित करेंगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिटेल में कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ी जाए और कोई भी रिएक्शन या कोई भी एटम छोड़ा ना जाए केमिकल रिएक्टिविटी दिखाने के लिए। सारे एटम्स को इन्वॉल्व कर लिया ये चारों टाइप के अंदर। तो ये 4 टाइप्स होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहला टाइप जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। तो सबसे पहला जो रिएक्टिविटी स्टार्ट होगी दैट विल बी द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के क्लीवेज आप सबसे पहले करोगे, यानी कि एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर आप दिखाओगे। तो वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव्स एज एन एसिड, वो रिएक्शंस आप मेनली यहां पर करने वाले हो। क्लियर हो गया? तो मैं पहला टाइप शुरू करता हूं, बट उससे पहले तुम फोटो खींच लो एक उसका, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, आगे फिर बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं पहला टाइप की रिएक्शंस जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। सो दिस विल बी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। ठीक है, आप इसी को ये बोल सकते हो ये रिएक्शन कि ये एसिडिक नेचर भी दर्शाती है। तो वो रिएक्शन सारी बात करेंगे जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर दिखाई देता। So एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ये भी लिख सकते हो, इसलिए लिख सकते हो क्योंकि कई बुक्स में ये रिएक्शन इसी नाम से भी दी गई है, ये रिएक्शन की कैटेगरीज इस नाम से दी गई है। तो दिस इज एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो स्टार्ट करते हैं अब यहां पर। तो सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल्स, कि कार्बोक्सिलिक एसिड इस वजह से मेटल से रिएक्ट कर सकता है। देखो मेटल को क्या चाहिए, मेटल को चाहिए कि कोई उसका एक इलेक्ट्रॉन रख ले। मेटल क्या बोलता है, भाई मेरे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं चाहता हूं कि वो एक इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए, क्योंकि उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं अनस्टेबल हो जाता हूं। ऐसा मेटल खुद कहता है कि उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं अनस्टेबल हो जाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी वो एक इलेक्ट्रॉन ले जाए और मैं अपने आप को इलेक्ट्रोपॉजिटिव दर्शा लूं। अब हमने कहा यार मेटल तुम्हारी बात सुनेगा कौन, एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम ऑन सेल लगा दिया तुमने एक बोर्ड और बिक जाएगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन। तो वो बोलता है कि सर एक काम करो, आप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाओ। हमने कहा बोले तो सर कोई चोर किस्म के एलिमेंट लाओ। हमने कहा चोर मतलब अच्छा, दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में? कहता है हाँ सर। मैं कहा फिर क्या होगा? कहते सर इन चोर के पास अगर मैं जाऊंगा और इनसे दरख्वास्त करूंगा कि यार तुम चोरी चकारी क्यों करते हो, ये सब छोड़ दो, तुम एक काम करो मेरे से एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही ले लो, तो शायद ये मान जाए। मैंने कहा मान क्या जाएंगे, बिल्कुल लापक के आई जाएंगे और तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ये बड़ी आसानी से ले जाएंगे। तो मेटल बोलेगा सर मैं यही तो चाहता हूं, तो आप मेरे को इन तीनों के पास कहीं ले जाओ, और अगर मैं इन तीनों के साथ बॉन्ड बना लूंगा तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ये लोग आसानी से ले जाएंगे और मैं इनको ले जाने भी दूंगा एक इलेक्ट्रॉन, और हम लोग आसानी एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेंगे। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, उस मेटल को उठा लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ऑक्सीजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कौन है? ऑक्सीजन है। कैसे ऑक्सीजन, समझो मेरी बात को। R C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H। अब यहां तो कहने को तो 2 ऑक्सीजन है, बट तुम ऊपर वाले को छोड़ो क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड बना रहा है। तुम इस ऑक्सीजन को देखो जो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये वाला ऑक्सीजन। अब मैं कहूंगा भैया मेटल चलो तुम इसके पास, कोई भी मेटल, उसको M बोल देते। तो M नाम का कोई मेटल आया और वो इसके पास रख दिया। अब वो मेटल बोलता है सर मैं ऑक्सीजन के साथ लग तो जाऊं,
ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन ऑफर तो कर दूं, ऑक्सीजन मेरे साथ इलेक्ट्रॉन लेकर अपना बॉन्ड भी बना ले, लेकिन सर ये काम तब होगा जब ये हाइड्रोजन साथ छोड़ेगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन पाने की पूर्ति है वो हाइड्रोजन से हो रही है। मतलब ऑक्सीजन को अभी इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहा है? हाइड्रोजन से मिल रहा है। हाइड्रोजन तो पूरी केमिस्ट्री का निहायत ही शरीफ इंसान है, तो उससे ऑक्सीजन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रॉन रखने की। तो वो ये बोलेगा कि सर जब तक ये हाइड्रोजन, ये मेटल बोलेगा कि जब तक सर ये हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक मैं अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा तो क्या दिक्कत है, एक काम करो, तुम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर हो, हाइड्रोजन तो पूरी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ इंसान है, तो तुम एक काम करो, यहां पर आओ और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दो, हाइड्रोजन लात खाकर निकल जाएगा। तो यहां पर देखो रिएक्शन को, इट विल गोइंग टू फॉर्म RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड दिस विल गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ M विच इज कॉल्ड मेटल। तो इस तरीके का मेटल का बॉन्ड बन जाएगा एंड दिस विल गोइंग टू रिलीज एज H। हाउएवर वो H प्लस के रूप में निकलेगा, तो वो H प्लस के रूप में निकलेगा, तो वो H प्लस मेटल का जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन वो उसको गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट कर लेगा। तो बाद में ये H प्लस जो होगा ये H2 गैस बनाकर लिबरेट होगा। बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट यू ऑब्टेन्ड। ये होगा वो मेन प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, ये होगा मेन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्केनोइड, मेटल एल्केनोइड्स। अगर सोडियम होता तो सोडियम एल्केनोइड होता, बट यहां पर अगर हम जनरल बात कर रहे हैं अभी तो ये मेटल एल्केनोइड्स बन गए, मेटल एल्केनोइड्स। ये रिएक्शन हो गई। अब ये मेटल कोई भी हो सकता है, तो कौन कौन से मेटल हो सकते हैं यहां पर दिया हुआ है मेटल की लिस्ट कि इनमें कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। तो दे कैन बी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। एल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से आप कोई से भी ले लो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से, तो वो मेटल्स रिएक्ट करेंगे एंड दे विल गोइंग टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, जो कि ये होते हैं, ये सॉल्ट्स होते हैं जो मेटल एल्केनोइड्स लिख दिए मैंने। दीज आर कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट, सो दीज आर कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट्स, सो दीज आर सॉल्ट्स बेसिकली विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैंने जैसे कहा था कि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी, तो ये देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो सिंपल सा खेल है, मेटल जो होगा वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और मेटल ऑक्सीजन की मेटल जो होगा वो हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से रिएक्टिविटी होगी, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड M। दिस इज हाउ दे विल गोइंग टू रिएक्ट विथ मेटल्स। और हाइड्रोजन गैस इस चक्कर में वो क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। सो हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। अब जैसे इन्हें सोडियम से रिएक्शन बताइए, एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम से रिएक्शन बताइए, तो RCOH रिएक्ट्स विद सोडियम। सोडियम क्या करेगा, H को डिस्प्लेस करेगा। अब दो क्यों ले लिए, क्योंकि H दो निकलने हैं, H2 दो निकलने ना, तो बैलेंसिंग के लिए उन्होंने 2 मोल्स ले लिए, क्योंकि जब तक ये 2 मोल्स नहीं होगा तब तक ये 2 मोल्स नहीं बनेंगे और तब तक ये H2 होगा 2 मोल्स में रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां मेटल भी एक्चुअली क्या होगा, 2 मोल्स होंगे। तो यहां पर 2 RCOH प्लस 2 Na, तो NaH को डिस्प्लेस करेंगे और एक मॉलिक्यूल से नहीं 2 मॉलिक्यूल से करेंगे, क्योंकि यहां 2 मोल ले रखे, तो 2 मोल्स ऑफ RCOONA बनेगा विच इज कॉल्ड सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी R को डिफाइन नहीं किया गया है। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट जो कि एक किस्म का सॉल्ट होगा। सो दिस इज अ कैटेगरी ऑफ सॉल्ट वी आर हैविंग। और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सो दे विल गोइंग टू रिलीज एज दिस एज हाइड्रोजन गैस। तो ये पूरी जो हाइड्रोजन गैस होगी ये यहां से रिलीज हो जाएगी। तो ये आपकी एक रिएक्शंस हो गई। आप मैग्नीशियम से चाहो तो मैग्नीशियम से भी कर सकते हो, तो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट भी बन जाएगा। और मैग्नीशियम के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 2 मोल मैग्नीशियम नहीं लेना पड़ेगा, 1 मोल में ही काम हो जाएगा, क्योंकि एक मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, जिसको आप काउंटर कर सकते हो। मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन में बता देता हूं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये स्पेस मेरे लिए खाली हो जाए और यहां पर मैं मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बता दूं। या मैं अपने सोडियम की देखिए, ग्रुप 1 की, अभी ग्रुप 2 वाले मेटल्स की भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम की स्क्रीनशॉट लो पहले। नाउ रिएक्शन यहां पर देखेंगे, CH3 COOH
इथेनोइक एसिड है, लाइक दिस इज एन इथेनोइक एसिड, रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, देखेंगे यहां पर क्या बनाएगा। तो एक मैग्नीशियम तो काफी है, इन दो इसके 2 मोल्स चाहिए रहेंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर तो चार्ज आता है वो -1 और +1 आता है, और मैग्नीशियम पे जो चार्ज है वो +2 है, तो एक मैग्नीशियम के लिए 2 चाहिए -2, तो एक पर तो -1 है, तो 2 -1 कब आएंगे, मतलब -2 टोटल कब बनेंगे, जब इसके 2 मोल्स आप ले लोगे, तो ये बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस Mg, और हाइड्रोजन भी 2 मोल्स बनेंगे तो वो H2 बन के निकलेगा। तो पहले मैं H2 लिख लेता हूं, दैट H2 गैस विल रिलीज, प्लस इट विल बी CH3COO होल ट्वाइस Mg, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम इथेनोएट, इसको आप बोल दोगे मैग्नीशियम इथेनोएट। अब एल्केनोएट नहीं बोलना या कार्बोक्सिलेट नहीं बोलना, क्योंकि अब आपको पता है कि ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए आप वर्ड रूट क्या यूज करोगे, इथ, तो इट विल बिकम मैग्नीशियम इथेनोएट, अगेन अ कैटेगरी ऑफ सॉल्ट, सो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट, तो ये फिर से सॉल्ट हो गया, एंड दिस विल गोइंग टू रिलीज दिस हाइड्रोजन गैस। तो बड़ा सिंपल है, कोई भी मेटल हो, जनरली अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और हाइड्रोजन की जगह वो मेटल स्वयं लग जाएगा, बस सिंपल। हां, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आप हर कोई सा मेटल तो ले सकते हो, बट डोंट टेक द मेटल विच हैज हैविंग लेस रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन, उस मेटल को कतई मत लेना जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, क्योंकि फिर वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जैसे कर पा रहे हैं यहां पर रिएक्शंस में। अब ऐसे आपने सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, तो वो नहीं करेंगे रिएक्शन, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, एज दे आर लेस रिएक्टिव विद देन हाइड्रोजन, एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इसलिए हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल लिए जो काफी रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं, और इसलिए उस समय डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहां पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कंप्लीट होता है रिएक्शन विथ मेटल्स का पहला पार्ट, जो कि इस टाइप की पहली रिएक्शन है। अभी इस टाइप में और रिएक्शंस भी है, रिएक्शन विथ मेटल्स तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, अभी हम आगे और रिएक्शंस पढ़ते हैं, बट उससे पहले एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन देखेंगे। नाउ स्टूडेंट, इसी टाइप में सेकेंड रिएक्शन कौन सी होगी, टाइप यही है, लेकिन सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्कलीज। कार्बोक्सिलिक एसिड ना सिर्फ मेटल्स के साथ बल्कि एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और करना भी चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हो, एसिडिक इन नेचर, मतलब इनके पास एसिडिक नेचर है, मतलब ये एक तरीके से एसिड हुए। और भैया एसिड की रिएक्शन बेस से सबसे अच्छी हो सकती है, बेस के अलावा सबसे अच्छी वो किससे हो सकती है, किसी से नहीं, क्योंकि एक एसिड सबसे अच्छी रिएक्शन वो बेस के साथ ही दिखाता है। और अगर वो बेस पानी में घुलने वाला हुआ, अगर वो बेस पानी में घुलने वाला हुआ, मतलब पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकता है अगर वो बेस, तो एक बात तय है कि उस वाटर सॉल्युबल बेस को नाम मिल जाएगा एल्कली। तो अगर वो बेस पानी में घुल सकता है, वाटर सॉल्युबल हो सकता है, तो 100% हम उसको एल्कली बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास एसिडिक नेचर होगा वो इस एल्कली से 100% रिएक्ट करेगा। और एसिड और बेस की रिएक्शन हमेशा क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर। यहां पर भी वही चीज होने वाली है। तो आपको एक बात तो तय है कि इनकी रिएक्शन से आपको मिलेगा सॉल्ट, दे विल ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट। तो मेटल की रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट बना रही थी, किसी बेस की रिएक्शन भी एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगी, क्योंकि एसिड और बेस तो मिलकर सॉल्ट ही बनाएंगे। और ऐसा बेस अगर हो जो पानी में घुल सकता है तो उसको एल्कली बोलते हैं। बेस और एल्कली में ज्यादा अंतर नहीं है, पानी में जितने भी सॉल्युबल बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको एल्कलीज बोल देते हैं। इसलिए सारी एल्कलीज बेस होती है, लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बेस पानी में नहीं घुल सकते, जो घुल सकते हैं वो एल्कली होंगे। तो यहां पर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देख लेते हैं वो कैसे होगा। तो अगर मैं एल्कली की बात करूं तो इट विल बी अ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, जनरल रिएक्शन पहले आपको समझा देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लाते हैं इसमें अपन लेकर आते हैं मेटल का हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली होगा।
एंड वील एंश्योर कि जो मेटल यहां पर हो वो मेटल ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का हो, क्योंकि जनरली अल्कलीज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स ही बनाते, क्योंकि वो पानी के अंदर अच्छे डिसॉल्व हो सकते हैं और पानी के अंदर अच्छे डिसॉल्व होने की वजह से अल्कली माने जा सकते हैं। तो ये मेटल जो लोगे आप, वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से जनरली कोई लेना। अब क्या होगी रिएक्शन, यहां से मेटल बोलेगा भैया मैं तो ऑक्सीजन के साथ लगना चाहता हूं, तो इस हाइड्रोजन को हटाओ। तो मेटल हाइड्रोजन को मेटल जो होगा ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन बोलेगा चल मेटल तू मेरी जगह आया, मैं तेरी जगह चला जाता हूं, मैं हाइड्रोजन होने के नाते इस OH को लेकर जाऊंगा। तो अगर मेटल हाइड्रोजन की जगह लेगा तो हाइड्रोजन फिर मेटल की जगह ले लेगा, और हाइड्रोजन अगर मेटल की जगह ले लेगा तो रिएक्शन में H यहां से निकलेगा और OH यहां से निकलेगा। तो H यहां से निकलेगा और OH यहां से निकलेगा। तो एक बात तो तय है कि यहां से पानी तो निकलेगा, वाटर, दिस इज H2O। तो एक वाटर का फॉर्मेशन तो आपको मिल गया यहां पर, जो कि बाय प्रोडक्ट है, आप इसको मेजर प्रोडक्ट नहीं मानोगे। लेकिन उसके अलावा आपको एक और चीज मिल गई जो पहले भी मिली थी, कुछ नया नहीं है ये मॉलिक्यूल, विच इज RC डबल बॉन्ड O एंड M। दिस इज कॉल्ड मेटल कार्बोक्सिलेट और मेटल एल्केनोइड, कुछ भी बोल सकते हो। अभी मैं कार्बोक्सिलेट बोल देता हूं, बाद में हम आर को डिफाइन कर देंगे तो हम स्पेसिफाई कर देंगे कि क्या है। तो इट इज मेटल कार्बोक्सिलेट, ये आपका बन जाएगा। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट, सब देख चुके हो, ये तो पहले मेटल के साथ आता था। तो सिर्फ अंतर क्या हुआ मेटल और एल्कली में, कि मेटल के साथ रिएक्शन करने पे भी मेटल कार्बोक्सिलेट ही बनता था जो कि सॉल्ट है, और एल्कली के साथ रिएक्शन करने पे भी मेटल कार्बोक्सिलेट बन रहा है जो कि सॉल्ट है। तो फिर अंतर क्या है, मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी एज अ बाय प्रोडक्ट, सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी एज अ बाय प्रोडक्ट, जबकि एल्कली के साथ, क्योंकि उस एल्कली में OH भी होगा तो निकलने वाला H इस OH के साथ जाएगा, तो इसका मतलब वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कली के साथ बाय प्रोडक्ट में अंतर आएगा, और बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा, वाटर। जो मेटल, सिर्फ मेटल के साथ कौन था, हाइड्रोजन गैस। तो सिर्फ मेटल के साथ वो हाइड्रोजन गैस था, एल्कली के साथ वो वाटर हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज वाटर। रिएक्शंस देख लो, RCOOH reacting with NaOH gives RCOO minus Na plus H2O, सोडियम एल्केनोइड बन गया ये। Na ने H को हटा दिया, H OH के साथ जाकर वाटर बना लेगा। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन हो सकती है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट से अगेन सोडियम का एल्केनोइड बन जाएगा RCOONA, एक कार्बोनेट से ऑक्सीजन ले लेगा और एक H यहां पर है तो H2O बना लेगा। कार्बोनेट से CO3 से एक ऑक्सीजन चला गया तो उसके पास सिर्फ CO2 बनेगा। तो यहां पर एक और चीज निकलेगी, दैट इज कॉल्ड CO2 गैस, जब आप बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे हो। दिस इज रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स। हालांकि ये मेन है जो कि अल्कली से रिएक्शन है, और यहां पर आपको बाइकार्बोनेट्स भी दिखाया। फर्दर, कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स। Carboxylic acid will decomposes carbonates and bicarbonates, evolving carbon dioxide gas with effervescence। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ये एफरवेसेंस के साथ निकलेगी। एफरवेसेंस मतलब एक धुआं टाइप का निकलेगा, मतलब उसमें आप कह सकते हो कि जो CO2 गैस होगी वो एक धुएं के फॉर्म में एक छल्ला बनाते हुए बाहर की तरफ निकलेगी, बादल बनाती हुई क्लाउड के फॉर्मेशन में बाहर निकलेगी CO2 गैस। सो दैट अपीयरेंस इज कॉल्ड एफरवेसेंस, आप उसको एफरवेसेंस बोलते हो। तो वो CO2 गैस एफरवेसेंस बनाते हुए निकलेगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये वाली जो रिएक्शन है बाइकार्बोनेट्स वाली, ये आप प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा अगर एफरवेसेंस निकल रहे हैं तो। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ होल रिएक्शन पार्ट। बट मुद्दा है मेन ऊपर वाली रिएक्शन का, जिसमें हम एल्कली के साथ रिएक्ट करके उसको देख रहे हैं कि वो किस तरीके से सॉल्ट बना लेता है और सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्म कर लेता है। अब एक रिएक्शन और मैं स्पेसिफाई कर दूं, क्योंकि ये भी स्पेसिफाई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहां आर डिफाइंड नहीं है, ये भी जनरल रिएक्शन है। तो एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, बट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये पार्ट मैं इरेज करके यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्क्रीनशॉट लो पहले। नाउ रिएक्शन देख लें एक बार। अगेन वी हैव CH3 COOH, this is ethanoic acid again,
रिएक्टिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस बार मैंने KOH ले लिया, तो K क्या करेगा, H को डिस्प्लेस कर देगा, और K पर चार्ज +1 आएगा, तो एक K काफी है, क्योंकि यहां पर जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसके पास भी -1 है, एक ही -1 है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हाइड्रोजन +1 बनाकर जाएगा, दिस विल हैव -1, तो H क्या करेगा, OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा प्लस CH3COOK, so this will give you CH3COOK. This is called potassium ethanoate. This is called potassium ethanoate. तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम इथेनोएट। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नेचर सॉल्ट वाला है, मतलब दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट है और H2O का फॉर्मेशन हो गया, तो ये हो गई कंप्लीट रिएक्शन, जो अगेन रिएक्शन विद एल्कलीज हो गया। सो ये हो गई रिएक्शन विद एल्कलीज, क्लियर हो गया। तो मेटल की जैसे ही है, बस मेटल ही आ रहा है जो हाइड्रोजन को हटा रहा है, और अगर सिंपल मेटल के साथ करते तो हाइड्रोजन H2 गैस बना लेता, खुद ही के साथ बॉन्ड बनाकर H2 गैस बना लेता, लेकिन एल्कली के साथ उसको मेटल के साथ OH भी मिलता, तो वो हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्मेशन कर लेगा, तो एल्कली में बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा, जो कि सिर्फ मेटल के केस में हाइड्रोजन बनता था, हाइड्रोजन गैस बनती थी, बाकी मेन प्रोडक्ट दोनों में सेम है, जो कि मेटल कार्बोक्सिलेट्स होते हैं। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग अगली रिएक्शंस पर आते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा पहला टाइप कंप्लीट होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, O और H के बीच का बॉन्ड। तो दो रिएक्शंस थी इसमें, एक मेटल के साथ एक अल्कली के साथ, डिटेल में दोनों की चर्चा कर ली। अब आते हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शंस में। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस कौन सी होगी, जिसमें आप C और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे। बता चुके हैं ये वाला रिएक्शंस, मतलब इसका टाइप डिटेल में समझा चुके हैं कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, C और O के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जिस किसी भी रिएक्शंस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वो सारी रिएक्शंस इस कैटेगरी के अंदर पड़ी जाएगी, और ये है सेकेंड टाइप की रिएक्शंस। तो इसमें जाहिर सी बात है, जब बॉन्ड टूटेगा तो OH पे माइनस और कार्बन पर प्लस, और कोई भी नेगेटिव स्पीशीज होगी वो इस कार्बन पर अटैक कर लेगी। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, पहली रिएक्शन जो इसमें आती है वो आती है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, मतलब इस रिएक्शन की इस कैटेगरी की सबसे पहली रिएक्शन है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच डज नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, सूखा, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं ना अपन कि इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सूख गया, इसमें पानी नहीं है, पानी निकल गया, इसमें से पानी वेपराइज हो गया है, पानी इवेपोरेट हो गया, तो वो सूख गई है वो चीज, उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल पाए, अब जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही मॉलिक्यूल हो, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और दो मॉलिक्यूल मिलकर वाटर निकालते हैं, क्योंकि वाटर के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक H चाहिए और एक OH चाहिए। H और OH कहीं से मिल जाए तो वो वाटर बन के निकल जाएगा, तो H और OH आपको चाहिए जो कि वाटर बन के निकल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल को निकालने की व्यवस्था देखनी है कि पानी कैसे उसमें से रिमूव किया जा सकता है। अगर वाटर रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में से, तो हम कहेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी एनहाइड्रस फॉर्म में चला गया है, जिसको हम एनहाइड्राइड कहेंगे। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड के एनहाइड्राइड, कौन सा एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड, तो उसको बोला जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। तो हम कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो गई। अब वो कैसे होगा, पहले उस बात को समझ लो। यहां पर मैं रिएक्शन के लिए यहां पर आपको रिएक्शन समझा देता हूं पहले। So we'll have a reaction type here. जनरल रिएक्शन अभी समझा रहा हूं आपको, फिर अपन एग्जांपल यहां दिया हुआ है तो एग्जांपल पे मैं बात कर लूंगा। मान लो आपके पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, तो यहां पर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, और यहां पर भी हमारे पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, O और H है।
ये दो जो एसिड है सेम होने चाहिए, क्योंकि आप लोगे तो 1 मोल एसिड है ना, 1 मोल एसिड लोगे ना, उन्हीं के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे ना, क्योंकि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, तो उसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन्हीं में से दो मॉलिक्यूल्स का जोड़ा बनता जाएगा अपने आप में और मिलकर वाटर निकालेंगे। वाटर कैसे निकालेंगे, यहां देखो, ये निकला OH और ये निकला H, इसमें से निकल जाएगा OH, इसमें से निकल जाएगा H। आप चेंज भी कर सकते थे, इसमें से OH और उसमें से H निकाल लेते, बट मुद्दा यह कि एक मॉलिक्यूल से OH निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल से H निकलेगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल रहेंगे सेम, क्योंकि अपने पास तो मॉलिक्यूल्स की कमी नहीं। अगर 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते तो उसमें तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो इतने भरपूर मॉलिक्यूल्स अगर निकलते हैं तो वो 2 मॉलिक्यूल्स के तो कोई मुद्दा ही नहीं है उसका, वो तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज ही नहीं है। तो एक मॉलिक्यूल से आप निकालोगे OH और दूसरे मॉलिक्यूल से निकालोगे H, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल को निकालना जानता हो, जो डिहाइड्रेट कर सके कार्बोक्सिलिक एसिड को। वो कौन होता है, या तो H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल्स का राजा, क्योंकि वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कहीं पे भी जाएगा वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा, या फिर P2O5 ले लो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, आप ये ले सकते हो। तो मैं यहां पर फिलहाल दोनों लिख देता हूं, इट विल बी H2SO4, तो यहां पर जो आप यूज करोगे इट विल बी H2SO4 एंड और P2O5, नॉट एंड, और P2O5, तो P2O5 या फिर H2SO4 में से कोई भी रिएक्ट करो, वाटर मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, एंड वंस द वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्स इट विल बी फॉर्म्ड लाइक RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन बचेगा ना, जिससे डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ये तो गया, तो इस पर एक बॉन्ड फ्री जो इस ऑक्सीजन से लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, और फिर ऑक्सीजन से तो ये लगा ही हुआ है, ये वाला पार्ट लगा ही हुआ है, और फिर इसके साथ ये R हो गया। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। So this whole molecule is considered as acid anhydride. This whole molecule is considered as acid anhydride. तो आप इस whole molecule को क्या बोल दोगे, this is an acid anhydride, तो ये acid anhydride हो गया। R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड R, एसिड एनहाइड्राइड, और ऑब्वियसली पानी निकलेगा तो यहां से प्लस H2O भी आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एन H2। तो सेम चीज यहां पर दी गई है, देखो ये RC डबल बॉन्ड OH था, RC डबल बॉन्ड OH था, सेम मॉलिक्यूल थे, इसमें से H निकला और इसमें से OH निकला, ये निकला आपका वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और P2O5। ऑब्वियसली आपको थोड़ा हीट तो करना ही पड़ेगा, तो हीट का साइन आप ऐड करोगे डेल्टा के रूप में, तो हीट करना पड़ेगा, और H2SO4 या P2O5 में से कोई एक आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेना, तो ये वाटर निकलेगा, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री, ये दोनों ने ऑक्सीजन से जुड़ गए, एक ऑक्सीजन से। दिस इज कॉल्ड योर एसिड एनहाइड्राइड। ये मॉलिक्यूल को आप घोषित कर दोगे, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड। सो दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, एंड ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो रहा है। सो CH3COH इज कॉल्ड योर इथेनोइक एसिड। उन्होंने इथेनोइक एसिड ले लिया, देखो इसके 2 मोल्स ले लिए, मतलब ये बताने के लिए कि वी आर टेकिंग इट एज 2 मॉलिक्यूल्स। हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो CH3COH आपको CH3CO होल ट्वाइस और थ्रू एन ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन बाहर, जिसको आप इथेनोइक एनहाइड्राइड कहते होगे, क्योंकि ये इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। इथेनोइक एसिड में से 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकाला गया है, तो इथेनोइक एसिड को एनहाइड्राइड किया गया है, तो इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड नाम दिया जाएगा। दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड प्लस H2O। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस रिएक्शन में O और H के बीच का भी बॉन्ड टूट रहा है, हालांकि हमने उस कैटेगरी में इसको नहीं रखा। हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है, तो ये कार्बन और OH का बीच का बॉन्ड यहां से आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये बॉन्ड आपको यहां से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सेकंड कैटेगरी में रिएक्शंस आएंगे, ये होगी आपकी रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो ये हो गई एसिड एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हुए आपको बता रही है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी तोड़ा है, बट उससे ज्यादा डोमिनेटिंग बात क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है, C और OH के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, कि कैसे वो फॉर्म होते हैं। और एनहाइड्राइड्स कई जगह पर यूज भी आएंगे, आपको आगे चलकर पता चलेगा कि कई मीडियम्स में आप एसिड एनहाइड्राइड को एक मीडियम के रूप में इस्तेमाल करते हो कई रिएक्शंस के लिए, तो वो मीडियम के रूप में भी आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाया। मेजर चीज ये कि ये जनरल रिएक्शन है, इसको आप समझ सकते हो। क्लियर हो गया? तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर इसी कैटेगरी की सेकंड रिएक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उस रिएक्शन की मैं बात करूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देख लिया एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। अब हम लोग इसी कैटेगरी में अगली रिएक्शंस पर बात करते हैं, जो कि अगली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब अगर केमिकल रिएक्टिविटी सारी देखी जाए तो अगली जो रिएक्शन होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, क्योंकि वो रिएक्शन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एंड द नेम इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो आपने 10th क्लास में भी वो रिएक्शन पढ़ी थी, तो कुछ कुछ खतरनाक रिएक्शन नहीं है। आपको पता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज बीन डन। ईस्टर एक बहुत ही खुशबूदार, बहुत अच्छी महक वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस उसमें से आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, और इस वजह से वो परफ्यूम और डिओड्रेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स, और जो ईस्टर होता है वो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर किया जाता है। अब आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा होगा, पहले तो वो चर्चा कर लेते हैं। 10th क्लास में आपने सिंपल पढ़ा होगा कि भैया एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा विच विल रिएक्ट विथ एन अल्कोहल। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव यू ईस्टर प्लस वाटर। तो ईस्टर और वाटर बना लेगा। वाटर तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट होगा ईस्टर जो वो बना लेगा, एंड दिस ईस्टर विल बी अ फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस। इस वजह से यहां पर आपको परफ्यूम और डिओड्रेंट में और बहुत कई जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है ईस्टर। तो ये आपने पढ़ा होगा। वही रिएक्शन को अब हम इस 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे विथ मैकेनिज्म, बल्कि हम ईस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में भी है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी है, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लेवल पे कई बार मैकेनिज्म ऑफ ईस्टरिफिकेशन पूछा भी जाता है। तो देख लेते हैं ईस्टरिफिकेशन के हिसाब से। सो रिएक्शंस, इसकी कैटेगरी वही होगी, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C एंड OH बॉन्ड। मतलब इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉन्ड होगा वो वही वाला टूटेगा जो पिछली बार टूटा था, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, C और O के बीच का बॉन्ड। तो ये रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा इसकी बात अभी हम लोग यहां पर करते हैं। तो पहले रिएक्शन समझ लो, पहले रिएक्शन समझ लोगे तो उसके बाद मैकेनिज्म को समझना आसान होगा। तो पहले रिएक्शन, फिर मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा। रिएक्शन को देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम सबसे पहले। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, यहां पर RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H, और एक अल्कोहल ले लेते हैं। लेट द अल्कोहल बी R डैश O एंड H। दिस इज एन अल्कोहल, R डैश O एंड H। ये R डैश इसलिए लिया ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि जब मैं ईस्टर बनाऊंगा तो कौन सा R कार्बोक्सिलिक एसिड का है और कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्कोहल का। इसलिए मैंने दो अलग अलग ले लिए, एक अल्काइल ग्रुप को R बता दिया, दिस इज R एंड दिस इज R डैश। इसके लिए भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों सर? क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसलिए यहां पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आपको यहां से वाटर को निकालना है। अगेन वाटर निकाल लोगे। अब वाटर के लिए दो चीजें चाहिए, एक H और एक OH। कभी हमेशा ये याद रखना, कभी मत भूलना कि H और OH से ही वाटर निकलेगा। तो एक मॉलिक्यूल आपको H देगा और दूसरा मॉलिक्यूल OH देगा। तो यहां से हमें मिलेगा OH कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि हम लोग क्लीवेज जो पढ़ रहे हैं ये वाली क्लीवेज पढ़ रहे हैं C और OH की। तो ये वाला OH मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो अब देखो आप कैसे वाटर बन रहा है, ये OH यहां से मिला और ये H यहां से मिला, तो ये आपका निकल जाएगा कुछ ऐसे, ये OH और H निकल गया आपका। तो एक निकल गया OH और एक निकल गया H, ये आपका OH और H निकल गया। किसकी वजह से? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, which will be acting as a dehydrating agent here, वो भी concentrated। तो concentrated H2SO4 which will act as a dehydrating agent, और ये OH और H निकल जाएगा। so it will release water जो कि बाय प्रोडक्ट होगा। लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन होगा? देखो RC डबल बॉन्ड हो तो लिख ही लो इतना। सो इट विल बी R
C डबल बॉन्ड O, ये तो आ ही गया। इसकी बॉन्डिंग फिर इस ऑक्सीजन से, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है H से और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हुआ है OH से, तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री आपस में जुड़ जाएंगे, तो दिस विल गिव यू O, और O की बॉन्डिंग किससे, R डैश से। ये बन गया आपका ईस्टर। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एन ईस्टर। ये है इंपॉर्टेंट कंपाउंड ईस्टर। तो RC डबल बॉन्ड O R डैश इज व्हाट यू आर हैविंग एज एन ईस्टर। तो ये आपका ईस्टर बन गया। वो वाला R डैश जो है वो अल्कोहल से मिला है। दिस इज R डैश विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्कोहल। सो दिस इज फ्रॉम अल्कोहल एंड दिस R इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। बल्कि ये पूरा हिस्सा जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला है। तो ये जो पूरा हिस्सा है दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा जो पार्ट है। सो दिस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला है। इस तरीके से ये ईस्टर बनेगा। ये जनरल रिएक्शन थे, भी मैंने आर के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है। यही चीज यहां बताई गई है, RCOH प्लस R डैश OH, RCOOR डैश दैट इज RCOOR डैश प्लस H2O, तो वो H2O आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसिड। तो रिएक्शन भी यही थ्योरी पार्ट कह रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स ईस्टर व्हेन अल्कोहल्स और फिनॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट। विद अल्कोहल्स और फिनॉल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो वाटर को निकालने में मदद करेंगे, बिकॉज दे विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसलिए वो मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं। और हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, लिया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये थी जनरल रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर रहें। उसके बाद फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जगह खाली कर लूं, उसके बाद एक रिएक्शन देखते हैं एग्जांपल के साथ, और फिर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले आप। नाउ रिएक्शन देखेंगे यहां पर। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं अपन, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड के साथ हम जैसे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, और इसके साथ एक काम करते हैं, मीथेनॉल ले लेते हैं। व्हाट इज मीथेनॉल? CH3O एंड H। CH3OH को आप मीथेनॉल बोलते हो। ऐसे क्यों लिखा? ताकि वाटर को निकालने में आसानी दिखे। OH और H, ये निकल गया वाटर। किसकी प्रेजेंस में निकलेगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में निकलेगा तो प्रोडक्ट देखेंगे अपन फाइनली। दिस इज CH3C, इसके साथ डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ, ये बॉन्ड फ्री है और इस ऑक्सीजन का भी ये बॉन्ड फ्री है, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। लाइक ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपके डायरेक्टली इससे जुड़ जाएंगे, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे यहां पर। तो यहां पर C की बॉन्डिंग किसके साथ? O के साथ, तो इट विल बी ऑक्सीजन एंड देन वी हैव दिस एज CH3। अब इसको क्या बोला जाता है? ये वाला पार्ट मिथाइल हो गया, क्योंकि ये ब्रांच मानी जाती है, तो ये वाला पार्ट मिथाइल हो गया, और इस वाले पार्ट को एल्केनोइड बोल देते हैं, इधर वाले ऑक्सीजन के जो इधर है। और एल्केनोइड में एल्क क्या होता है? वर्ड रूट से रिप्लेस होता है। वर्ड रूट क्या होता है? कितने कार्बन है उसके आधार पे आता है। तो 2 कार्बन है तो इथ आएगा, तो इट विल बिकम मिथाइल इथेनोइड। तो इट विल बिकम मिथाइल इथेनोइड। So this is what you are having as methyl ethanoate. Obviously H2O रिलीज हो रहा है, तो it will be a byproduct plus H2O. तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया जो कि प्लस H2 हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज मिथाइल इथेनोएट। ये बन गया हमारा मिथाइल इथेनोएट जो कि ईस्टर होगा। इट्स अ काइंड ऑफ एन ईस्टर। तो ये बेसिकली आपका ईस्टर हो गया। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एन ईस्टर। तो
तो ये हमारी रिएक्शन हो गई जिसको हम ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ईस्टरिफिकेशन। और एसिड और अल्कोहल से ही ईस्टर बनता है, ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कैसे बनता है वो यहां पर समझ लिया है। हालांकि अब इसको मैकेनिज्म वाइज समझना है कि एक्चुअली क्या रिएक्शन होती है, एसिड का क्या रोल होता है, अल्कोहल कब रिएक्ट करता है। सो ऑल दीज थिंग्स विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, जो कि हम मैकेनिज्म में समझेंगे, जो कि जस्ट इसके बाद है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं मैकेनिज्म पर आ रहा हूं, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट फिर मैकेनिज्म। नाउ तो ये थी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो हमने डिटेल में पढ़ी है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं कि कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब तुम बोलोगे सर यहां तो कुछ है ही नहीं, मैं लिखूंगा ना अभी, तो मैं बताता हूं, ठीक है। मैकेनिज्म पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो देखोगे यहां पर वो ये होगी कि मैकेनिज्म की डिफरेंट स्टेप्स होंगी, जिसको मैं यहां पर बताना चाहता हूं। तो डिफरेंट स्टेप्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे। सपोज करो दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में होगा क्या, जो मिनरल एसिड आपने लिया था एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो सबसे पहले अपने आप को डिसोसिएट करेगा। हालांकि इट्स जस्ट अ कैटलिस्ट ओवर देयर, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, रिएक्शन में उसका इस्तेमाल जरूर हो सकता है बट उसकी खपत नहीं होगी। तो फिलहाल मैं उसको देखता हूं कि वो कैसे एक्शन करेगा और कैसे वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस को इनिशिएट करेगा, क्योंकि वही इनिशिएट करता है। तो हम यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाएंगे, और हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज किया था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले रिएक्ट कराएंगे। तो इट्स सल्फ्यूरिक एसिड विच विल गोइंग टू रिएक्ट फर्स्ट। तो H2SO4 होगा, रिवर्सिबली इट विल डिकम्पोज इटसेल्फ टू गिव H प्लस हाइड्रोनियम आयन एंड HSO4 माइनस एज एन एनायन। HSO4 माइनस की अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है H प्लस की। स्टेप 1 का ये जो H प्लस हमें मिला है स्टेप 1 में, उसको हम लेकर जाएंगे स्टेप 2 में, और स्टेप 2 में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा हम उसके साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो यहां देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या हो रहा है। स्टेप 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H। एंड एज वी ऑल नो, ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। 2 लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे, और ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। 6 में से 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास फ्री हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर, तो दे विल गोइंग टू फॉर्म 2 लोन पेयर्स, और लोन पेयर को मैं ऐसे बता दूंगा। देन वी हैव अ रिएक्शन विथ H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव आएगा जो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो दिस विल गोइंग टू अट्रैक्ट हियर, और इस लोन पेयर के थ्रू दे विल गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड। इस लोन पेयर के थ्रू, ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू, ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये इससे बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन ने ही अपने लोन पेयर से इसको बॉन्ड बनाने की मंजूरी दी है, इसके साथ बॉन्ड बनाने को अलाउ किया है, तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज रिगार्डेड एज ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा देखो, तो रिएक्शन देखेंगे अब आगे। इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O। यहां पर ऑलरेडी आपके पास एक O है, उस O के साथ ऑलरेडी एक H लगा था, अब एक H और लग गया, ये रहा एक और H। और अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और एक लोन पेयर के साथ साथ उस पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। किस पर, ऑक्सीजन पर। पूछो क्यों ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, इसने अगर इसके साथ बॉन्ड बनाया H प्लस के पास, H प्लस के साथ, तो H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि H के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो पॉजिटिव स्टेट में आ चुका है मतलब उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जा चुका है, जो कि पहली स्टेप में ले जा चुका था HSO4 माइनस। तो इस H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर इनके बीच में बॉन्ड बन कैसे रहा है। ऑक्सीजन ने जरूर अपने एक लोन पेयर का इस्तेमाल किया होगा, और उस एक लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया होगा, और बाद में उसी के थ्रू से शेयरिंग कर ली होगी।
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो यहां पर ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया होगा, भले बाद में उससे शेयरिंग कर ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। So this will get a positive charge. This is what you are having as a positive charge, and whenever oxygen will have a positive charge, we will term it as oxonium ion. हम उसको नाम देते हैं oxonium ion, जो अनस्टेबल होता है, जो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है भैया? ऑक्सीजन को तुम दूसरे नंबर का चोर मानते हो। पूरी दुनिया में पहले नंबर का फ्लोरीन और दूसरे नंबर पर सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, मतलब दूसरे नंबर का सबसे शातिर चोर ऑक्सीजन है। और अगर इस चोर पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या कि इस चोर पर गरीबी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसकी निशानी है? गरीबी की निशानी है। किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज है मतलब तुम समझ जाना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की गरीबी, और इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में पैसा है। ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। जितने लोग मेरे लगातार वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये सारी लैंग्वेजेस पता है। तो किसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अभी अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन पे गरीबी है। और भैया दूसरे नंबर के चोर के पास गरीबी है तो सोचो मार्केट की क्या स्थिति होगी। दूसरे नंबर का शातिर चोर है, ये गरीबी में जीवन जी रहे, तो ये ऑक्सीजन कतई नहीं होने देगा। ऑक्सीजन बोलेगा भाई साहब मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ कैसे गया? तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, जो पुराने बॉन्ड्स बन रहे होंगे उसके उनसे अपना रिश्ता तोड़ लेगा और उनका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा ताकि अपने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर सके। कौन करेगा ये? ऑक्सीजन। क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज का कलंक हटाने के लिए जिसके साथ पुराने एटम्स जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा था उनसे रिश्ते तोड़ देगा किसी एक के साथ, और उसका इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। अब पुराने किसके साथ बना रहा था? एक एच तो अभी अभी जुड़ा, उसके साथ तो रिश्ता नहीं तोड़ेगा क्योंकि उसको तो जोड़ा है उसने अभी अभी। पुराने बॉन्ड कौन से थे? पुराने इस ऑक्सीजन का बॉन्ड एक हाइड्रोजन से था और पुराना एक बॉन्ड इस कार्बन से भी था। यह हाइड्रोजन से नहीं तोड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड करके ही तो पॉजिटिव चार्ज लाया है। अगर मान लो हाइड्रोजन निकाल देगा तो फर्क क्या पड़ा? एक हाइड्रोजन लाया और एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो कोई अंतर नहीं पड़ा, वापस से आपको यही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो कार्बन से अपना रिश्ता तोड़ेगा, और कार्बन से अपना रिश्ता तोड़ेगा तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा ये, और यहां से पूरा बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहां से आपका ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो रहा था, जिसमें एक ऑक्सीजन का था एक कार्बन का था, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पॉजिटिव को शांति मिल जाएगी, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और ये निकल जाएगा H2O के रूप में। लेकिन ये सब कारनामा होगा तीसरी स्टेप में। किस स्टेप में? तीसरी स्टेप में। सो दिस इज स्टेप 3। स्टेप 3 का कारनामा क्या होने वाला है? दिस इज स्टेप 3, और स्टेप 3 में कारनामा क्या होने वाला है देखते चलेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O H विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या होगा? यह बॉन्ड टूटना चालू होगा, जिसकी वजह से कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन पर क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है और अपने पॉजिटिव को खत्म कर रहा है। तो ये कह सकते हो कि ये पॉजिटिव इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O विद अ कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O। तो ये आपका H2O मिल गया, जो कि रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो ये H2O रिलीज हो गया, लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें इसकी चिंता हो गई, कार्बन पर भैया पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट हैज बिकम अ कार्बोकेटायन। अब हम क्या करेंगे? अब आएगा दूसरा मॉलिक्यूल स्टेप 4 में रिएक्ट करने के लिए। दूसरा मॉलिक्यूल कौन था एस्टरिफिकेशन में? अल्कोहल। याद है ना आपको? क्योंकि आपने रिएक्शन में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर ईस्टर प्लस वाटर बनाते हैं, राइट?
तो अभी तक तो अपन ने क्या देख लिया, वाटर तो मिल गया, चलो ये वाटर मिल गया, बढ़िया बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, बढ़िया बात है। लेकिन अल्कोहल अभी तक नहीं आया था रोल में। अब अल्कोहल का रोल शुरू, अब आएगा अल्कोहल और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? स्टेप फोर्थ में। अब स्टेप फोर्थ में ये बात समझेंगे। तो स्टेप फोर्थ देखेंगे यहां पर, दिस इज स्टेप 4। दिस इज स्टेप 4। अब देखो फोर्थ में क्या होगा, वो बना लो आप जो कार्बोकेटायन बन रहा है, CH3COO पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, सॉरी। सो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन कम्स द अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा ले? मीथेनॉल ले ले, जैसे अपन ने लिया था तो मीथेनॉल ले लेते हैं। अदरवाइज तुम आर के टर्म्स में भी मैकेनिज्म समझ सकते थे, कोई अंतर नहीं पड़ता, बट मैंने यहां आर को डिफाइन कर दिया CH3, तो अल्कोहल के भी आर को डिफाइन करके लाऊंगा, तो उसको भी CH3 डिफाइन कर देता हूं एंड दिस इज CH3O एंड H। अब भैया इसके पास भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, और अगर इसके पास भी 2 लोन पेयर है तो फिर ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव जो दिख रहा है ये इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेगा, या कह सकते हो ऑक्सीजन यहां पर भी अपने लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन पॉजिटिव से एक बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अब जितने बचे थे वो तो बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे हैं, तो फिर इस ऑक्सीजन को कैसे ये बॉन्ड बना लेगा? कार्बन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर कार्बन को देगा और बाद में उसी से शेयरिंग कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस वजह से इस ऑक्सीजन पर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये कौन है? अल्कोहल का है। पिछली बार वो पॉजिटिव आपको वाटर में से मिला, मतलब पिछली बार वो पॉजिटिव आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन में से मिला था, अब अल्कोहल के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखेंगे आगे रिएक्शन, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे तो दिस विल गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड O, और अब ये पूरे बॉन्ड जुड़ गया तो इट विल बी O, at one side it will be bonded with CH3 and at one side it will be bonded with H. Now oxygen will have a one lone pair, क्योंकि पहले 2 थे इसके पास, अब उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा और इस वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन से अटैच हुआ था, तो कह लो कार्बन का जो पॉजिटिव उसने अपने सर पे ले लिया, तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन ने अपने सर पे ले लिया। तो अब इस कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव अब ऑक्सीजन पर आ गया है, विच मेक्स इट अनस्टेबल, क्योंकि फिर से ऑक्सोनियम आयन बन गया। ऑक्सीजन बोलेगा भाई चल क्या रहा है, इतनी गरीबी चल रही है क्या दुनिया में, मैं दूसरे नंबर का सबसे शातिर चोर हूं और मेरे पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेरे पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बोलेगा नहीं भैया अब अपन को चोरी करना चालू करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन फिर अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा। किनसे तोड़ेगा? पुराने एटमों से। पुराने कौन थे उसके पास? एक तरफ H था, एक तरफ कार्बन था, लेकिन अब इस बार वो कार्बन से बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन से ही तो बॉन्ड अभी अभी जोड़ा है उसका, ये ऑक्सीजन का अभी तो कार्बन से बॉन्ड जोड़ा है, तो वो कार्बन से जोड़कर कार्बन से नहीं तोड़ेगा, अब इस बार वो हाइड्रोजन से तोड़ेगा। पहले उसने कार्बन से क्यों तोड़ा था? यहां कार्बन से बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन को जोड़कर पॉजिटिव चार्ज लाया था, तो उसने हाइड्रोजन को निकालना सही नहीं समझा, उसने कार्बन को निकालना सही समझा, लेकिन अब उसने कार्बन को जोड़कर अगर पॉजिटिव लाया है तो अब वो कार्बन को निकालना सही नहीं समझेगा और हाइड्रोजन को निकालना सही समझेगा। तो इस बार वो कार्बन को नहीं निकालेगा, इस बार वो इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसको निकाल देगा और इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और हाइड्रोजन मिल जाएगा H पॉजिटिव के रूप में। मिलना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि पहली स्टेप में तुमने एक कैटलिस्ट से H पॉजिटिव लिया भी था, ये H पॉजिटिव जो मिला था स्टेप 2 में इसको यूज भी कर लिया था, और मैंने कहा था तुम यूज कर सकते हो कैटलिस्ट का कोई भी आयन, लेकिन कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अगर तुम ये H+ ले रहे हो तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसी मैकेनिज्म में तुम किसी ना किसी स्टेप में H+ वापस भी कर दोगे। तो अंतिम स्टेप में मैं ये H+ वापस भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, ऑक्सीजन ही कर रहा है खुद। तो ऑक्सीजन H से जो बॉन्ड बन रहा था उसको तोड़ देगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, या कह सको अपने पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन के सर पे थोप देगा। हाइड्रोजन बन जाएगा H पॉजिटिव वापस जाएगा HSO4- के साथ, वापस से हमें एज इट इज एसिड मिल जाएगा। स्टेप 5th में होगा ये। 5वीं स्टेप पर आते हैं। बोर्ड पूरा भर चुका है, जगह मेरे पास है नहीं, तो मैं पहली स्टेप को इरेज कर दूंगा और 5th स्टेप या 5th स्टेप में यहां पर बता देता हूं, ठीक है? तो 5th स्टेप देखो, यहां पर देखो 5th स्टेप। सो दिस इज स्टेप 5।
दिस इज स्टेप 5। स्टेप 5 देखेंगे आप यहां। अब इसमें स्टेप 5 में क्या होगा देखेंगे यहां पर। वो आयन को उठाओ, लाइक उस मॉलिक्यूल को उठाओ, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ CH3 बॉन्डेड है और एक तरफ H बॉन्डेड है, एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रखेगा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो क्या बन के निकल जाएगा देखेंगे यहां पर। ये बन गया आपका CH3, ये बन गया आपका CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन ऑलरेडी था जो कि अब 2 लोन पेयर अपने वापस पा चुका है क्योंकि इस हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड तोड़ दिया है, तो H को H पॉजिटिव बनाकर निकाल दिया होगा, और ऑक्सीजन ऑलरेडी CH3 के साथ लगा है। तो ये आपका बन गया ईस्टर, जिसको आप कहते हो मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट ये आपका बन गया क्या, ईस्टर। और क्या रिलीज हो गया, H पॉजिटिव। हो भी जाना था H पॉजिटिव, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव है ये वापस यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि हमने इस H पॉजिटिव को कंज्यूम कर लिया था। बट ये तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये तो एक मीडियम बता रहे हैं H2SO4। तो H2SO4 की कोई भी चीज को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इस्तेमाल करो, कंज्यूम मत करो। तो अगर H+ तुम यहां पर यूज कर रहे हो तो इंश्योर करना कि बाद में तुम वापस भी दे दोगे। तो 5th स्टेप में वो H+ वापस मिल रहा है, जो कि HSO4- के साथ रिएक्ट करके वापस H2SO4 दे देगा। और सारी चीजों में हमें ये ईस्टर का फॉर्मेशन होगा इन स्टेप्स के थ्रू। तो ये है पूरा मैकेनिज्म जो ईस्टरिफिकेशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ऊपर स्टार बना लेना 2-3 तुम मैकेनिज्म की जहां पर तुमने हेडिंग डाली हो, क्योंकि ये मैकेनिज्म कई जगह पर आता है और कई जगह पर पूछा जाता है। दिस इज द होल मैकेनिज्म दैट वी कैन हैव। तो डिटेल में आपने ईस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म समझा है, और यहां पर खत्म होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड तोड़ने वाली रिएक्शंस। जितनी भी रिएक्शंस थी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता था, वो यहां पर समाप्त होती है। तो इसमें हमने एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन एक देखी है और दूसरी ईस्टर की फॉर्मेशन एक देखी है, ईस्टरिफिकेशन, और उसका मैकेनिज्म भी समझा है। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग अब आते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शंस में, कि जो रिएक्शन का तीसरा टाइप है उसकी भी चर्चा करते हैं। बट पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में देखो। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट, ये हो गई हमारी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि मैकेनिज्म के साथ पड़ी थी, जो कि सेकंड कैटेगरी में आती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सी OH के बीच के बॉन्ड को आप तोड़ते हो। हालांकि इस श्रेणी में अभी कुछ और रिएक्शंस बची हैं, 2 ही सिर्फ रिएक्शंस नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया था, 2 रिएक्शंस नहीं है, यहां पर आपको इससे ज्यादा रिएक्शंस है। तो बाकी रिएक्शंस की भी बात करते हैं। कौन सी रिएक्शंस की कैटेगरी? जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है। तो अगली रिएक्शंस को देखते हैं ईस्टरिफिकेशन के बाद। थर्ड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। आप एसिड क्लोराइड्स को भी फॉर्म कर सकते हो। पहली बात तो एसिड क्लोराइड्स होते क्या है, पहले इसको समझो तुम। एसिड क्लोराइड्स होते क्या है? तो एसिड क्लोराइड्स की अगर हम बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर पहले तो कोई पूछे व्हाट आर एसिड क्लोराइड्स, तो उनको ये बताना कि सर दीज आर क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से डेरिवेटिव्स? क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। So they are termed as chloro derivatives of carboxylic acid. Chloro derivatives of carboxylic acid. So they are chloro derivatives. किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लोरो डेरिवेटिव्स हो गए। बढ़िया बात है। कैसे हो गए क्लोरो डेरिवेटिव्स? जैसे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, राइट? तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसमें से एक काम करो, OH को निकाल दो और Cl को लगा दो। तो इस OH को आप रिप्लेस कर दो इस Cl से। तो जैसे आप OH को Cl से रिप्लेस करोगे तो RC डबल बॉन्ड O और ये यहां पर Cl आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड्स। इसको आप एसिड क्लोराइड्स बोल दोगे। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एसिड क्लोराइड्स। अब ये रिप्लेसमेंट कैसे होगा, इसी के लिए रिएक्शन पढ़ाई जा रही है।
लेकिन मुद्दा यह है, मेन मुद्दा यह है कि OH को आप हटाओगे और Cl को लगाओगे, OH गया, Cl आ गया। तो हम कह सकते हैं क्लोरीन ने या क्लोरो ने OH को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोक्सी पार्ट को रिप्लेस कर दिया। तो डेफिनेटली इसमें यह बॉन्ड टूटा ही होगा। OH इसके बिना टूटे बिना कैसे रिप्लेस हो सकता है? तो डेफिनेटली ये बॉन्ड टूटा होगा। इसलिए रिएक्शन इस कैटेगरी में पढ़ी जा रही है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा जाता है। इस कैटेगरी में इसलिए पढ़ी जा रही है। तो चर्चा कर लेते कैसे ये होगा। आप पहला होगा, अगर आप रिएक्शन को PCl5 के साथ अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हो तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे होगी रिएक्शन? RC double bond O single bond OH and when it reacts with PCl5, तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने कई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शन PCl5 के साथ होती हुई देखी है तो हर ऑर्गेनिक चैप्टर में मैंने आपको बताया कि एक एसेंशियल प्रोडक्ट बनता ही है। हालांकि वो होता बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो कंपलसरी कि PCl5 के साथ बनेगा और वो होता है POCl3। ये बनता ही बनता है POCl3। तो तुम सारी चीजें छोड़कर कभी भी रिएक्शन PCl5 के साथ देखो तो सबसे पहले POCl3 बना लो। ये POCl3 तो तुम्हें बनाना ही है। फिर क्या करो, एक P चला गया, एक ये वाला O चला गया और ये वाला Cl3 चले गए। तो अब क्या बचा इनके पास? 2 Cl बचे, एक H बचा और ये RCO ग्रुप बचा। तो एक काम करो, एक Cl को तो तुम इसके साथ भेज दो, H के साथ, तो ये क्या बना लेगा यहां पर? HCl। सो इट विल गोइंग टू फॉर्म HCl देयर। तो एक को तुम क्या करोगे? HCl बना लोगे। सो दिस विल गोइंग टू गिव यू HCl प्लस एक और Cl जो है उस Cl को तुम इसके साथ भेज दो, क्योंकि इसके साथ तो ऑलरेडी P और 3 Cl जा चुके हैं, तो ये बॉन्ड भी टूट चुका है और यहां से ये बॉन्ड भी टूट चुका है। तो इसके साथ अब एक Cl भेज दो, तो फिर मेन प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। दिस इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। तो ये आपका बन गया एसिड क्लोराइड। ये हो गई रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज RCOCl एसिड क्लोराइड। POCl3 जो मैंने बताया था एसेंशियल प्रोडक्ट बनेगा, और HCl क्योंकि यहां हाइड्रोजन अलग निकलेगा जो कि Cl के साथ जाएगा तो HCl बना लेगा। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, R को डिफाइन कर देते हैं। तो R को डिफाइन करके एक एग्जांपल भी देख लो इस श्रेणी में। सो एग्जांपल फॉर दिस कैटेगरी इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, इथेनोइक एसिड ले लिया, रिएक्टेड विथ PCl5, तो एसेंशियल प्रोडक्ट POCl3 बनना है। एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो HCl भी बनेगा, और एक क्लोरीन इस CH3CO के साथ लग जाएगा तो इट विल बी CH3C डबल बॉन्ड O and Cl. This is called your ethanoyl chloride. Ethanoyl chloride. So this is what we are having as ethanoyl chloride. तो CH3COCl हो गया, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज इथेनॉइल क्लोराइड। ये बन गया हमारा इथेनॉइल क्लोराइड। POCl3 बाय प्रोडक्ट है, HCl भी एक बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट इथेनॉइल क्लोराइड जो कि एसिड क्लोराइड हो। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम फिर PCl3 के साथ भी रिएक्शन देखेंगे कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट उसमें एक अलग बाय प्रोडक्ट बनता है जो कि H3PO4 होता है। तो ये भी एक अलग बाय प्रोडक्ट होता है जो कि यहां बनेगा, तो विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। बट पहले आप क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। तो हमने PCl5 के साथ देख लिया है, अब क्या करते हैं? PCl3 के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। तो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी PCl3 के साथ देखेंगे। इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, और PCl3 के साथ जो एसेंशियल प्रोडक्ट मिलता है वो H3PO4 नहीं मिलता, ये गलत है, यहां पर H3PO3 मिलेगा। ये बात याद रखना, ठीक है? जैसे हमने PCl5 के साथ POCl3 बनाया था, वैसे ही PCl3 के साथ H3PO3 हमको एक मॉलिक्यूल मिलेगा। सो इट विल बी H3PO3। तो उसको रिएक्शन को देख लेते पहले। सो इट विल बी लाइक
R C double bond O OH reacted with PCl3। तो पहले एसेंशियल प्रोडक्ट जो हमेशा बनता है PCl3 के साथ, सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी रिएक्शन आएगी 99% केसेस में वो बाय प्रोडक्ट बनेगा जिसको H3PO3 फास्फोरस एसिड बोला जाता है। तो आप H3PO3 बना लो। अब H3PO3 कब बनेगा? जब ये 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहां 3 H चाहिए, यहां 3 ऑक्सीजन चाहिए। P तो एक काफी है, तो एक P 3 H और 3 O, ये रिएक्शन के साथ H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस क्या बच गया? 3 क्लोरीन बच गए और 3 ये ग्रुप बच गया RCO। तो 3 क्लोरीन और 3 RCO का ग्रुप आपस में मिल जाएगा और 3 RC डबल बॉन्ड OCl बना लेगा। ये 3 मॉलिक्यूल्स इसके बना लेगा RC डबल बॉन्ड OCl के। इसको हम कहते हैं एल्केनोइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एसिड क्लोराइड। तो ये आपका एसिड क्लोराइड बन गया। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एन एसिड क्लोराइड। तो ये आपका कंप्लीट बन गया जो कि एसिड क्लोराइड हो गया। अब इसी में अगर हम लोग देखें डिटेल में तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके साथ डिटेल में समझने के लिए। तो लेट दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH इथेनोइक एसिड, और इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन को देखते हैं। सो इट्स CH3 COOH plus reacting with PCl3, so it's reacting with PCl3, तो PCl3 के साथ it will give you H3PO3 phosphorus acid plus इसके 3 मोल्स लेने पड़ेंगे आपको, तो this will give you 3 moles of CH3 C double bond O Cl। this is called your ethanoyl chloride जिसके 3 मोल्स बन गए। इथेनोइल क्लोराइड जो कि आपके 3 मोल्स दे देगा। तो सेम रिएक्शन है, रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है बाय प्रोडक्ट का। PCl5 के साथ जो बाय प्रोडक्ट POCl3 और HCl मिलता था, PCl3 के साथ वही फास्फोरस एसिड सिर्फ मिलेगा और एसिड क्लोराइड तो दोनों में मेन प्रोडक्ट रहेगा। इधर 3 मोल एसिड क्लोराइड्स मिलेंगे, वहां पर 1 मोल ही मिलता था। तो PCl3 के साथ ये एडवांटेज आप समझ सकते हो कि 3 मोल, लेकिन एडवांटेज मत समझो क्योंकि इसमें 3 मोल आपने एसिड भी लिए थे, वो वहां पर 1 ही मोल लिया था एसिड, यहां पर आपने 3 मोल एसिड भी लिए। क्लियर हो गया? तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई, ये दोनों रिएक्शंस हम लोगों ने देख ली। अब आते हैं तीसरी रिएक्शन पे जिसमें आप SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे। तो SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होगी हम उसको देखते हैं। तो जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम थायोनिल क्लोराइड जो होता है SOCl2 उसके साथ हम रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे एसिड क्लोराइड बनता है। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ये एरिया इरेज कर सकूं। नाउ नेक्स्ट इज थायोनिल क्लोराइड से अगर हम रिएक्शन करवाते कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वो भी एसिड क्लोराइड देगा। तो वो भी क्या दे देगा? एसिड क्लोराइड दे देगा। लाइक कैसे? सो वी हैव दिस एज थायोनिल क्लोराइड रिएक्टिंग विथ एसिटिक एसिड, रिएक्टिंग विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो मैं जनरल ले लेता हूं, लाइक दिस इज RC डबल बॉन्ड O, so this is RC double bond O single bond OH reacting with thionyl chloride which is SOCl2। अब thionyl chloride के साथ रिएक्शन होगी तो देखो क्या बाय प्रोडक्ट होगा। ये जो SO है ये इस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का बाय प्रोडक्ट बना लेगा जो कि गैसियस फॉर्म में होगा तो हवा में उड़ जाएगा। कौन? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जैसा गैसियस प्रोडक्ट बनाएगा जो कि हवा में उड़ जाएगा। ये जो H होगा ये एक Cl ले जाएगा, 2 Cl है ना SOCl2 में, तो एक Cl लेकर जाएगा और ये HCl गैस बना लेगा जो कि फिर से हवा में उड़ जाएगा। और फिर इसके साथ एक मेन प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक क्लोरीन यहां बचा है क्योंकि SO तो गया O के साथ SO2 में, एक Cl गया H के साथ HCl में, एक Cl यहां बचा है और ये RCO बॉन्ड बचा है। तो दिस विल गिव यू RC डबल बॉन्ड O Cl which is called your acid chloride। So this is called your acid chloride। ये आपका ये एसिड क्लोराइड बन गया, ये एसिड क्लोराइड बन गया। अगर एग्जांपल से समझे इस रिएक्शन को, सो वी हैव एन एग्जांपल इन दिस कैटेगरी।
लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH रिएक्टिंग विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2, तो इट विल गिव यू बाय प्रोडक्ट एज SO2 का एक बाय प्रोडक्ट दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस HCl एक दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस एक Cl बचा है जो CH3CO के साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज कॉल्ड योर इथेनॉइल क्लोराइड। तो यहां पर भी आपका इथेनॉइल क्लोराइड मिल गया। तो आप देखोगे तीनों में आपको एसिड क्लोराइड मिला, तीनों रिएक्शन में। तो तीनों रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट था वो एसिड क्लोराइड था, बाय प्रोडक्ट्स बदल रहे थे, बाय प्रोडक्ट्स तीनों में अलग थे, लेकिन मेन प्रोडक्ट एसिड क्लोराइड तीनों में कॉमन था। अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि सर इन तीनों रिएक्शंस में से सबसे अच्छी कौन सी है, एसिड क्लोराइड अगर मान लो हमको बनाना है और तीनों रिएक्शंस हमारे सामने, हम किसी से भी रिएक्ट करा सकते हैं, तो प्रेफरेंशियली हम कौन सी रिएक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे? तो हम बढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ आगे, क्योंकि इट इज द बेस्ट मेथड, ये सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट देखो तो इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, वेपराइज हो जाएगी। दूसरा बाय प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अगेन एक गैस है, जो वेपराइज हो जाएगी। तो आपके पास एक सल्फर डाइऑक्साइड है, वेपराइज हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक गैस है, वेपराइज हो जाएगी, दोनों गैस वेपराइज हो जाएगी, और बड़ा आसान होगा आपको एसिड क्लोराइड को पाना। लाइक दिस एसिड क्लोराइड कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट फ्रॉम द मिक्सचर, फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्सचर। तो ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर बन रहे हैं, इनमें से आप एसिड क्लोराइड सबसे आसानी से निकाल सकते हो। जबकि पुरानी दो रिएक्शंस में आपके पास POCl3 था, चलो HCl तो यहां पर भी था, गैस बनकर रिलीज हो जाती है अगर PCl5 के साथ देख रहे हो तो ये जो POCl3 है, ये दोनों मिक्सचर बन जाते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर से RCOCl को निकालना मुश्किल होता, आसानी से नहीं निकलती। PCl3 के साथ भी H3PO3 जो होता वो RCOCl के साथ मिक्सचर होता, क्योंकि तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, तो फिर इस मिक्सचर से आपको RCOCl निकालना फिर से मुश्किल होता। आप इन दोनों के मिक्सचर से इसको नहीं निकाल सकते, तो दे वुड बी टफ, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑब्टेन दिस RCOCl। जबकि इस वाले में SO2 इज अ गैस, HCl इज अ गैस, दोनों वेपराइज हो गई, ये बड़ा आसानी से हमको मिल जाएगा। तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसलिए आप इसको बेस्ट मेथड मानते हो रिएक्टिविटी के लिए। यही चीज थ्योरी पार्ट में भी लिखी है। Thionyl chloride SOCl2 is preferred for the formation of acid chlorides because it forms two gaseous products which escape from the reaction mixture, leaving behind the product. So they can be escape from the reaction mixture, leaving behind the product of acid chloride. तो वो बहुत आसानी से हमें ऑब्टेन होगा, इसलिए ये जो प्रोडक्ट होगी ये आपको बेस्ट मानी जाएगी। दिस इज वॉट वी आर हैविंग। तो थायोनिल क्लोराइड की जो मेथड है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ acid chloride. So this is considered to be the best method for the preparation of acid chloride. So this is what we are having as best method. Clear to everyone? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, इसके बाद इसकी कैटेगरी के आगे की रिएक्शन एक और देखेंगे जिसपे अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। करने भी चाहिए क्योंकि अमोनिया एक बेस होते हैं, और अमोनिया अगर बेस है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो एसिड और बेस मिलकर तो सॉल्ट बनाएंगे, और एसिड की रिएक्शन बेस से तो होती है। तो वो रिएक्शन की चर्चा करते हैं खुल के, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आगे बढ़ते हैं और इस कैटेगरी की अंतिम रिएक्शन पर आते हैं जिसमें रिएक्शन विथ अमोनिया है। रिएक्शन विथ अमोनिया, और पहली बात तो अमोनिया से रिएक्शन होनी भी चाहिए, क्योंकि तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या मानते हो? एक एसिड, और अगर इसकी रिएक्शन तुम अमोनिया से करा रहे हो तो अमोनिया क्या है? एक बेस, एक बेस है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी? सॉल्ट प्रोड्यूस करेगी, तो आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से अच्छे से रिएक्ट करेंगे, तो वही चीज हमें देखनी है। तो थ्योरी पार्ट पहले देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो सॉल्ट होगा ये अमोनियम सॉल्ट होगा, अमोनिएटेड सॉल्ट आप इसको और बोल सकते हो। तो जो सॉल्ट होगा ये नॉर्मल सॉल्ट ना होकर आप कह सकते हो दिस विल गोइंग टू फॉर्म दी अमोनियम सॉल्ट।
सो हियर दे विल गोइंग टू फॉर्म दिस एज अमोनियम सॉल्ट। तो ये अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, अच्छी बात है। अब आगे देखो, अमोनियम सॉल्ट तो बनाएगा। These ammonium salts lose a molecule of water on heating, और इस अमोनियम सॉल्ट को आप आगे और हीट करो, मतलब रिएक्शन को यहां ना रोको, इसको आप आगे और ले जाओ और आगे और इसको हीट करो। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो इट विल स्टार्ट लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही हीट करोगे तो इट विल स्टार्ट लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, और अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया इसने खुद से तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक दिस विल गोइंग टू फॉर्म अमाइड। तो आप ये कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसके प्रोडक्ट को फर्दर हीट करके आप अमाइड की फॉर्मेशन भी कर लेते हो, तो ये अमाइड बना देगा। अमाइड क्या होंगे? बेसिकली अमाइड की अगर हम बात करें तो अमाइड कुछ नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का इतना पार्ट होता है RC डबल बॉन्ड हो, बस इस कार्बन को अगर OH की जगह, अगर OH से जोड़ देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, तो आप OH की जगह NH2 से जोड़ दो। कार्बोनिल पार्ट जो है C डबल बॉन्ड हो, इसको OH की जगह NH2 से जोड़ दो, तो इसको आप अमाइड बोलते हो। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अमाइड। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अमाइड, RC डबल बॉन्ड NH2। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो एक अमोनियम सॉल्ट बनाएगा जो फर्दर हीट करने पर अपने अंदर से पानी को निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा, और वाटर मॉलिक्यूल के बाद ये अमाइड बना लेगा। रिएक्शन में आपको बता देता हूं कैसे होगी, एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग अमाइड्स। सो एंड फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग एसिड अमाइड्स। रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। सो रिएक्शन को एक बार समझ लो यहां पर। लाइक वी हैव दिस एज RC डबल बॉन्ड O, OH reacted with ammonia NH3, so this will going to form this as ammonium ion। तो यहां पर आपके अमोनियम आयन कैसे बनेगा? अमोनियम सॉल्ट, सॉरी, दिस इज RC डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, तो दिस इज कॉल्ड योर अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट हो गया, RC डबल बॉन्ड O NH4 अमोनियम सॉल्ट। ये आपका अमोनियम सॉल्ट हो गया। इसको क्या करो, इसको आप हीट कर दो। तो हीट करोगे तो अगेन इट विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, H2O रिलीज करेगा। अब H2O कैसे रिलीज करेगा, यहां पर देखने लायक बात है। ये H2O कैसे रिलीज करेगा, इस H को थोड़ा सा खोलकर लिख देता हूं तो तुमको समझ में आएगा। ये NH4 है, तो एक तरफ NH2, इसके साथ एक H, और इसके साथ ये भी एक H, ये हो गया ना NH4। तो कुछ नहीं, वाटर मॉलिक्यूल देखो कैसे निकलेगा, ये 2H और ये O, ये निकल गया H2O वाटर मॉलिक्यूल। और जब एक बार वाटर मॉलिक्यूल ये वाला निकल गया तो क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये ऑक्सीजन गया, दोनों हाइड्रोजन गए, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड फ्री हो गया और यहां कार्बन का बॉन्ड भी फ्री हो गया, तो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड फ्री, तो ये NH2 फॉर्म कर लेगा। दिस इज व्हाट वी आर। तो ये बॉन्ड आपका बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर अमाइड। प्रिसाइसली दे आर एसिड अमाइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एसिड अमाइड। तो आप इसको एसिड अमाइड कह दोगे। ये हो गई रिएक्शन। So this is what you are having, RCOOH plus ammonia gives RCONH4, ammonium salt. This is ammonium salt. जैसे आप इसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहां से 2H निकल जाएंगे और एक O निकल जाएगा, तो इसके पास 2H बचेंगे। 4 थे ना, तो 2 बचेंगे, 2 तो पानी के साथ निकल गए, तो RCONH2, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी पानी के साथ निकल जाएगा तो एक ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन थे, 1 हो गया। दिस इज कॉल्ड योर अमाइड। ये आपका अमाइड हो गया। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एन अमाइड। तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर अमोनियम सॉल्ट हीट करके वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। जब वो वाटर मॉलिक्यूल निकालता है तो फिर वो अमाइड फॉर्मेशन कर लेता है। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एसिड अमाइड। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आर को डिफाइन करते, प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले पार्ट को मैं इरेज करके आपको एक एग्जांपल देता हूं। नाउ एग्जाम्पल देखेंगे अब आप। So this is example.
कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं ले लेता हूं इथेनोइक एसिड जो तब से ले ही रहे हैं, और यहां पर अमोनिया से रिएक्शन करवाता हूं NH3। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर इट विल फॉर्म अमोनियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, that is called ammonium salt of ethanoic acid. So it will become CH3 C double bond O O NH4 this. हालांकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और NH4 पे पॉजिटिव आएगा, बट दैट इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसको उठाएंगे और क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। तो हीट करने पर इट विल रिलीज -H2O। तो NH4 को अगर लिखूं NH2 और यहां पर एक H और यहां पर भी एक H, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज एंड व्हाट विल ऑब्टेन CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड्स। प्रॉपरली इट इज कॉल्ड इथेनमाइड। तो आप इसको इथेनमाइड बोल सकते हो, विच इज अ कैटेगरी ऑफ एसिड अमाइड। तो ये एसिड अमाइड हो गया। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज एन एग्जांपल, जिसमें हमने कार्बन को डिफाइन, आर को डिफाइन कर दिया कि उसको एक कार्बन बता दिया तो वो टोटल इथेनोइक एसिड बन गया। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज एसिड अमाइड। ये रिएक्शन याद रखना आपको अमाइड की फॉर्मेशन में भी मिलेगी। जब इसका अगला चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो उसमें टॉपिक आएगा अमाइड और उसमें अमाइड की प्रिपरेशन भी आएगी। तो यही वाली रिएक्शन वहां पर बता रहा हूं अमाइड की प्रिपरेशन में, वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर अमाइड्स। तो ये एक रिएक्शन और होगी। सेम बेंजोइक एसिड के साथ भी आप वो चीज कर सकते हो। तो बेंजोइक एसिड के साथ भी आप वही चीज कर सकते हो कि इस तरीके की रिएक्शन बेंजोइक एसिड के साथ भी मिलेगी। दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग लगी है और इसके साथ COH लगा हुआ है एंड इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बोल सकते हो, अमोनियम बेंजोएट। तो ये अमोनियम बेंजोएट रिएक्ट करेगा अगेन, विच विल ऑन हीटिंग फर्दर रिलीजेस वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके बेंजामाइड बना देगा, लाइक एरोमेटिक अमाइड बना देगा, बेंजीन रिंग के साथ अमाइड बना देगा। सो दिस विल गिव यू बेंजामाइड। इस रिएक्शन को भी एक बार यहां पर लिखकर बता देता हूं मैं। पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये एरिया डिलीट करके यहां पर मैं ये रिएक्शन को समझा देता हूं। स्क्रीनशॉट लो। नाउ सो बेंजोइक एसिड के साथ भी आप सेम रिएक्शन होते हुए देख सकते हो। बेंजोइक एसिड के साथ भी आप सेम रिएक्शन होते हुए देख सकते हो। सो इट्स बेंजोइक एसिड है ये, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो अमोनियम बेंजोएट नाम का सॉल्ट बना लेगा। सो दिस विल गिव यू अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट कैसे होता है, ये अमोनिया ऊपर COONH4, दिस इज कॉल्ड अमोनियम बेंजोएट। अब क्या करें, अमोनियम बेंजोएट को हीट करें। एज सून एज वी हीट देम, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, वो जो NH4 दिख रहा है आपको, उसको मैं NH2 बना देता हूं और 2 हाइड्रोजन इस पर अलग से लगा देता हूं, ये बताने के लिए कि 2 हाइड्रोजन जाएंगे और एक ऑक्सीजन को भी लेकर जाएंगे ऐसे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और जैसे ये निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बचेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग विल बी हियर। सो दिस इज बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ कौन लग गया, NH2, क्योंकि यहां तो 2 हाइड्रोजन रहेगा, 2 तो निकल गए, 4 थे टोटल, अमोनियम में 4 थे, तो 2 तो निकल गए पानी के साथ, 2 बच गए। दिस इज कॉल्ड बेंजेनामाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड, सॉरी बेंजामाइड। तो ये आपका बेंजामाइड हो गया, एरोमेटिक अमाइड जिसको बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक अमाइड हो गया बेंजामाइड, और इस तरीके से ये प्रिपरेशन होती है। तो यहां पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट हमारी सेकंड कैटेगरी पूरी तरीके से, जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सी यानी कि OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद वीडियो कंक्लूड किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूरा वीडियो, जिसपे हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी है
जिसमें 2 रिएक्टिविटीज की बात की गई है। अब बची हुई है 2 और कैटेगरीज, जिसमें पूरा COH मॉलिक्यूल एक इन्वॉल्व होगा, वो कैटेगरी में कुछ रिएक्शंस हैं, और एक में एल्काइल पार्ट के लिए कुछ रिएक्शंस है जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो वो रिएक्शंस जो होंगी वो हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जो नाम से आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, बिगनिंग है। पार्ट 2 कंक्लूजन जो होगा वो अगले आगे मिलेगा आपको, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करेंगे और उसमें हम बहुत सारी रिएक्शंस को देखेंगे, तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो था जिसमें हमने 2 रिएक्शंस को डिटेल में, 2 कैटेगरी की रिएक्शंस को डिटेल में समझाए। और इनफैक्ट इनमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मुझसे पूछी जाए तो वो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी और उसका मैकेनिज्म होगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में केमिस्ट्री के ही सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, SST हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, लैंग्वेजेस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस है। ना सिर्फ